अविस्मरणीय क्रांतिकारियों की कहानी, स्पॉन्सर्ड बाय संत मरियम स्कूल, पलामू, झारखंड। संपूर्ण भारत में मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव, क्योंकि ये आजादी हमें यूं ही नहीं मिली। इसके लिए हमने लाखों करोड़ों की तादाद में जानें गंवाई हैं। आजादी का अमृत महोत्सव यानी हर मन उत्सव। ये उत्सव मनाने के लिए गुलामी के दौरान प्रत्येक व्यक्ति ने संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की बलि चढ़ाई है। लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया और उस समय अंग्रेजों की गुलामी करना और उनके द्वारा दी गई प्रताड़ना देशवासियों के लिए गले का फंदा बन चुकी थी। धीरे धीरे भारत के लोगों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न होने लगी और प्रत्येक भारतवासी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने लगे। उन्हीं भारतवासियों में से एक क्रांतिकारी थे श्री गंगा प्रसाद जी। क्लाउडवेव इंडिया टीम के चैनल पर हमारी टीम आज पहुंची है डाल्टनगंज, पलामू, झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी श्री गंगा प्रसाद जी के निवास स्थान पर। हमारी टीम से अविनाश तिवारी द्वारा प्रस्तुत ये कवरेज आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं क्लाउडवेव इंडिया। जी हां, स्वतंत्रता आज न मिली है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस स्वतंत्रता के पीछे क्या कुछ हुआ है, कैसी कुर्बानियां दी गई हैं, कैसी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, आप खूब जानते हैं। परंतु हम उन पहलुओं को जानते हुए भी कुछ ऐसे पहलू रह गए हैं जिन्हें जानना बाकी है। हम अभी झारखंड प्रदेश के पलामू जिला में हैं। ये डाल्टनगंज शहर है और डाल्टनगंज शहर में भी ऐसे कई सपूतों को यहाँ की माँओं ने जनी है, जिन्हें जानना बहुत ही अच्छा रहेगा, ज़रूरत उसकी है, ताकि हम अपने उन सपूतों को याद करते हुए गौरवान्वित महसूस करें और अपने गौरव गाथा को हम गाएं भी, दूसरों को सुनाएं भी और आगे की पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत जो कहानियां हैं उनको प्रचारित भी करें, प्रसारित भी करें, ताकि हमारा मार्ग प्रशस्त हो, एक स्वतंत्र भारत का मार्ग प्रशस्त हो। हम आज इसी सिलसिले में ये क्लाउडवेव इंडिया की तलाश है कि ऐसे वीर सपूतों को देखा जाए, समझा जाए और उनका रोचक तथ्य जो रहे थे उसके बारे में जाना जाए। आज इसी सिलसिले में डाल्टनगंज के इस शहर में एक गली में हम जो डाल्टनगंज की हमीदगंज की गली है वहाँ पर आ गया हूँ। ये दर्शकों आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये पूरे घर को दिखाए। ये साधारण घर नहीं है, ये घर है एक स्वतंत्रता सेनानी का, गंगा प्रसाद जी का। और गंगा प्रसाद जी हमारे लिए वीर सपूत थे, जिन्होंने देश को जिया है, देश को समझा है। ये घर है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ये पूरा घर जहाँ पर उनकी पीढ़ियाँ रहती हैं, उनके पुत्र रहते हैं, उनके पुत्रवधू रहती हैं, उनके पोते रहते हैं और भी परिवार में कौन कौन रहते हैं, इन चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे उनके मन में ये बातें आईं कि देश को हम जिएं, देश को समझें और देशभक्ति के उस जुनून को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाएं। और इस विषय पर बेहतर बता सकते हैं उनके पुत्र, उनके जो पौत्र हैं वो, और भी घर के जो भी सदस्य हमें मिल पाएं, उनसे हमारी बातें होंगी और इस विषय पर विशेष बात करते हुए कुछ बातों को आपके सामने, आपके समक्ष रखने का हम प्रयास करेंगे। क्लाउडवेव इंडिया का ये प्रयास में आपका सहयोग है और इस सहयोग के नाते हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों को जाना जाए, समझा जाए और अपना मार्ग तलाशा जाए जो सही है, जो हमारे देश हित में है। दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आज जहां आए हुए हैं वो स्वतंत्रता सेनानी गंगा प्रसाद जी का घर है। यहाँ पर
उनकी पीढ़ियां निवास स्थान पर रहती हैं और अपने आप को गौरवान्वित होते हुए अपने जीवन को ढंग से जीने का, जिसमें प्रतिष्ठा हो, और हो भी क्यों ना, जिनके बाप दादे देश के लिए लड़े हों, देश के लिए सोचे हों, देश के लिए जिए हों, तो ये स्वाभाविक भी है। दर्शकों, मेरे हाथ में, मेरी गोद में आप देख पा रहे होंगे एक तस्वीर है। ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि उसी पुण्यात्मा की है, उसी धर्मात्मा की है, उसी देशभक्त की है। जी हाँ, गंगा प्रसाद जी की ये तस्वीर है, जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी स्वतंत्रता की। एक रोचक बात, आज जब क्लाउड वेव इंडिया इनके लड़के से बात करने के लिए उत्सुक है, इनके पोते से बात करने के लिए उत्सुक है, इनके बारे में जानने के लिए उत्सुक है, तो कितना अहम दिन ये क्लाउड वेव इंडिया आया है इनके घर पर। आज 3 अगस्त है। दर्शकों, ये 3 अगस्त इन महान आत्मा की पुण्यतिथि है और कितना सौभाग्य की बात है कि आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं और हम बात करना आरंभ करेंगे, कुछ चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। आपका क्लाउड वेव इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, आपका भी स्वागत है हमारी कुटिया में। ये कुटिया का अहम रहस्य है। जो ऋषि मुनि हृदय, जो विराट हृदय के होते हैं, जो विशेष हृदय के होते हैं, जिन्हें प्रकृति से प्यार होता है, जिन्हें देश से प्यार होता है, उनके लिए ये सारा संसार ना घर होता है जी। और उसे हम कुटिया कह के एक नया और एक विशेष और विराट आयाम दे देते हैं, और ये हमारी कोशिश भी होनी चाहिए। आप उनके कौन हैं जो स्वतंत्रता सेनानी थे? जी, मैं उनका दूसरा पुत्र हूँ। आप कितने भाई होते हैं, कितने बहन होते हैं? 3 भाई और 3 बहन थे, लेकिन एक भाई का जो है सो सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो अब हम लोग 2 भाई हैं। 2 भाई। आप सबसे बड़े थे, मंझले, छोटे? मैं मंझला हूँ, मैं छोटा जी, 2nd नंबर। अच्छा। तो आप तीनों भाई और बहन जी सब बढ़िया से सेटल्ड हैं? जी, सब बढ़िया, अच्छे से सेटल हैं सब। आप क्या करते हैं? मैं करता था, मैं रिटायर्ड हो गया। मैं BN कॉलेज में इंग्लिश का प्राध्यापक था जी। और बस 2019 में मैं रिटायर किया, और उसके बाद से घर ही पर जो मतलब मेरा पेशा है पढ़ाना बच्चों को, और मैं अभी तक पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। अगला प्रश्न जब मैं पूछ रहा हूँ तो शायद अटपटा लग सके आपको। आपको पता है कि किसके पुत्र हैं आप? बहुत अच्छी तरह से पता है, और इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, और वो दोनों हम लोग बखूबी हम लोग झेले हैं अपने लाइफ में। मैंने जैसा प्रश्न का उत्तर चाह रहा था, संभवतः मुझे मिला कि आप ज़रूर जानते हैं। एक स्वतंत्रता सेनानी जी जब जन्मा जी इस घर में, पुश्तैनी कुछ गांव भी, घर भी था यहाँ बगल में हमारा, यहीं से कुछ थोड़ी दूर पर जो पड़ता है, लामी पतरा गांव, थाना पाटन में। अच्छा। वहीं पर पिताजी का जन्म हुआ था। वहीं पर जन्मे थे वो। और तो डाल्टनगंज में कब, डाल्टनगंज में वो रहे कि नहीं रहे? नहीं, डाल्टनगंज तो उनकी कर्म भूमि रही। डाल्टनगंज से शिक्षा दीक्षा उनकी हुई। वहाँ लामी पतरा में जो है सो उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। फिर बगल में वहाँ किशनपुर हाई स्कूल था, वहाँ भी वो कुछ दिन तक पढ़ाई किए। उसके बाद फिर यहाँ गिरवर स्कूल में 8वीं क्लास में आ गए थे वो। कहाँ तक पढ़ाई की थी उन्होंने? उन्होंने MA तक किया था। उस समय MA इन सोशियोलॉजी थे वो। अच्छा, मतलब पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छे थे? पढ़ाई लिखाई तो उनकी छूट गई थी बीच में, फ्रीडम मूवमेंट में, चूँकि वो छात्र नेता थे जी। तो 1942 में ही वो गिरफ्तार भी हो गए थे। पहली गिरफ्तारी तो उनकी 1940 में ही हुई थी, उसके बाद फिर 42 में उनकी गिरफ्तारी हुई, और 3 बार वो गिरफ्तार हुए। तो एक बार तो 2 महीने की सज़ा हुई थी उनको, उसके बाद दूसरी बार गिरफ्तारी में वो जेल से थाने से ही भाग गए थे,
क्योंकि बहुत दुबले पतले थे और उनके हाथ में हथकड़ी जो थानेदार लगाया था उसको उन्होंने खोल दिया और उसके बाद चुपके से वहाँ से निकल कर भाग गए। और फिर जब 42 में जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो फिर बाकायदा उनको 5 साल की उनकी सज़ा हुई थी। अच्छा, सजा हुई उसके बाद थी। सज़ा होने के बाद जब वो 1946 में फिर जब देश आज़ाद होने लगा तो उस समय जितने भी राजनीतिक कैदी थे उन लोगों को छोड़ दिया गया। तो 1946 में वो छूटे। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद जो उनको बहुत सारे नेता उस समय चाहते थे कि वो कांग्रेस का काम करें, लेकिन उन्होंने अपना पढ़ाई पहले उनको तरजीह दिया, पहले पढ़ाई करने गए। पढ़ाई करने के बाद जब वो आए तब फिर जो सो फिर से कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे, खासकर श्री बाबू जो थे उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उनको कहा कि नहीं तुम कांग्रेस का काम करो। श्री बाबू ने पिताजी को पढ़ाई लिखाई में भी मदद की थी। जब वो दोबारा पढ़ाई करने लगे थे तो उनको उन्होंने आर्थिक रूप से सहायता भी दी थी। सारा क्रियाकलाप ये सब डाल्टनगंज से ही हो रहा था? जी, डाल्टनगंज में हुआ, बनारस में भी हुआ, गया में भी हुआ। और पिताजी तो बहुत दूर दूर तक चले जाते, चूँकि पिताजी वो क्रांतिकारियों के साथ थे, क्रांतिकारियों के नेता थे। तो ज़्यादातर वो जितना भी जो रिस्की काम था, खतरनाक काम था, वो सब पिताजी करते थे। पेशावर तक वो चले जाते थे हथियार लाने के लिए। और यही चार्ज लगाकर उनको उनकी सज़ा भी उनको सबसे ज़्यादा इसीलिए हुआ कि वो क्रांतिकारियों को हथियार और ये सब सप्लाई करते हैं या उनके लिए मुहैया कराते हैं, यही आरोप लगा था उन पर। और हालांकि वो साबित नहीं हो सका, लेकिन जो भी है उनको सबसे ज़्यादा 5 साल की सज़ा पलामू में हुई थी। ये सारा कुछ आप बता पा रहे हैं, कैसे बता पा रहे हैं? क्या उम्र रही थी आपकी? मैं ये सब तो हम लोगों ने सुनी सुनाई बात है। अच्छा, सुनी सुनाई बात है जो पिताजी के बारे में बहुत सारे लोग, चूँकि हम लोग जैसे आपने कहा कि आप स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं तो आपको पता होगा, तो निश्चित रूप से हमको पता, चूँकि पिताजी के साथ सबसे ज़्यादा मैं रहा। और जब मतलब पहले जब हम लोग बाल्यावस्था में हम लोग को इतनी उत्सुकता भी नहीं थी, इतना जानते थे कि मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी है, कांग्रेस के नेता है। लेकिन जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो फिर आपको पता भी चलने लगता है कि आप कौन हैं, आपके पिताजी कौन हैं। बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, जैसे आप आ जाए हैं। वैसे पिताजी जब तक जिंदा थे तब मतलब उनके पास हमेशा कोई न कोई पत्रकार लोग, चायकार लोग या भी दूसरे लोग भी जो शोधकर्ता थे बहुत सारे, जो पलामू के इतिहास पर, स्वतंत्रता सेना संघर्ष के इतिहास पर जो काम कर रहे थे, वैसे लोग भी पिताजी के पास हमेशा संपर्क में आते रहते थे। तो चूँकि अतिथियों का सत्कार मैं ही किया करता था तो सौभाग्य से बातें सुनने को भी मिलती थी। तो उसी के क्रम में हम लोग भी ये जान पाए। दूसरा बात, पिताजी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बोला गया है। इसके अलावा जो घर परिवार के लोग हैं जो हम लोगों को बताते थे पिताजी तुम्हारे ऐसे थे, पिताजी तुम्हारे ऐसे थे, तो उससे भी सुनने को मिलता है। क्या मतलब आपने पिताजी को देखा नहीं है क्या? पिताजी को मैंने कहा आपको कि सबसे ज्यादा पिताजी के साथ मैं ही रहा। तो कितने वर्ष की आयु तक वो आपके साथ, मतलब कब देहांत हुआ उनका? पिताजी का देहांत हो गया जैसे 3 अगस्त 2006 को उनकी मृत्यु हुई। अच्छा, 2006। जी अच्छा, जी। अच्छा। और शुरू से मैं पिताजी के साथ मैं ही रहा। बड़े भाई भी उनकी नौकरी लग गई तो वो चले गए। और बहन लोगों की भी शादियां हो गई, वो भी चले गए। तो उनके साथ सबसे ज़्यादा तो मैं ही रहा। अच्छा। तो उनके बारे में मतलब, और ऐसा भी था कि मतलब मेरे पिताजी चूँकि यहाँ कांग्रेस की राजनीति में भी सक्रिय थे तो उनके साथ तो हमेशा लोगों का आना जाना लगा ही रहता था। तो जनरली उनके जितने भी साथी थे सब वो मेरा नाम जानते थे। वो मेरा नाम लेकर ही बाहर से गेट पर पुकारते थे, मैं ही दरवाज़ा खोलता था। उसके बाद लोगों को जो उठाना बैठाना, उन लोग को चाय नाश्ता कराना, ये सब तो मैं काम हमेशा करते रहता था। तो उसी क्रम में जो लोग बात करते थे जो थोड़ा बहुत हम लोग के कान में भी पड़ता था। मैं बेसिकली ये जानना चाहता हूँ कि 15 अगस्त 1947 जी से पहले जी, जब देश स्वतंत्र था जी, तो उस दरमियान आपके पिताजी और आपकी उम्र कब की? तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। अच्छा, कब की मेरे पिताजी चूँकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में वो सेनानी थे और स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में वो भाग ले रहे थे, तो इसीलिए उनकी शादी बहुत लेट से, उनके छोटे भाई की शादी पहले हो गई थी। इन्होंने कह दिया था कि मैं शादी नहीं करूंगा। अच्छा, मतलब देश की प्रति जो दीवानगी थी ना वो चरम पर थी। जी, उन्होंने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा और मतलब मैं जिस काम में लगा हूँ उसमें पता नहीं मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उन्होंने शादी नहीं की। उनसे पहले उनके छोटे भाई की शादी हो गई। 5 भाई थे पिताजी, तो पिताजी हमारे चौथे नंबर पर थे।
तो सबसे जो छोटे वाले चाचा थे जो अभी लामी पत्रा गांव में रहते थे, कुछ दिन पहले ही उनका भी देहांत हुआ है जी। तो वो जो है सो उनकी शादी पहले हो गई थी पिताजी। और पिताजी फिर उसके बाद जैसा मैंने आपको कहा कि वो फिर पढ़ाई लिखाई में लग गए। पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर जो है सो उनकी पढ़ाई लिखाई के दरमियान ही जब वो एमए में पढ़ रहे थे तब उसी समय शायद उनकी शादी हुई थी। तो मेरा जन्म तो 1959 में हुआ। अच्छा। तो उस समय से मतलब मैं साथ में हूँ। तो 59 में जब आपका जन्म हुआ जी। तो पिताजी मतलब उस दरमियान मतलब क्या गतिविधि थी, घर में बैठ गए थे या फिर समाज में कुछ इस तरह की बातें, क्या कुछ गतिविधियां थी उनकी? नहीं, वो तो कभी बैठने वाले आदमी ही नहीं थे। वो कभी एक सेकंड के लिए भी कहीं बैठ नहीं सकते थे। अच्छा। वो इतना मतलब वो अपना काम सब कुछ अपने से करते थे। यहाँ तक कि अपना कपड़ा खींचना, अपने से प्रेस करना, यहाँ तक कि फट उठ जाता था उनका कपड़ा, उसको भी अपने से सुई धागा से सिल लेते थे। इसके तो और पूरा जब पिताजी जब जिंदा थे, मेरे से तो उतना नहीं होता है, पिताजी जब जिंदा थे तो आप जैसे घर में हमारे इंटर किए तो आपको लगता कि कहीं दूसरी दुनिया में गए। इतना ज़्यादा फूल पौधा और इतना ज़्यादा गमला ये सब लगाए हुए थे वो, और खुद उसकी कटाई छटाई सब अपने से करते थे, पानी देना इस करना। इसके अलावा मतलब वो सब काम ही जानते थे। अच्छा। मतलब अगर कपड़ा भी आपका कहीं चू रहा है पानी में तो वो अपने से कपड़ा उसको बना मरम्मत भी कर लेते थे। तो और वो इतना तेज चलते थे पिताजी कि उनके साथ पैदल चलना बहुत मुश्किल था। हम लोग मतलब दौड़ना पड़ता था हम लोग को, इतना तेज वो चलते थे। तो वो बैठने वाले आदमी नहीं थे। दूसरी बात, जहाँ तक हमको मेरा ज्ञान है, हमको नॉलेज है कि वो जब पढ़ाई करके जब वो वहाँ से लौटे तो उनको यहाँ पर कांग्रेस कमेटी का ये बनाया गया सेक्रेटरी, जिला कांग्रेस कमेटी का। तो उस समय उनकी उम्र बहुत कम थी। मेरे पिताजी बहुत यहाँ पर एक छात्र नेता के रूप में थे। जब वो पिताजी स्वतंत्रता संग्राम के सेना में जब युद्ध में उन्होंने जब भाग लिया तो उस समय तो वो मात्र 15-16 वर्ष की उम्र के थे। जब पहली बार गिरफ्तारी उनकी 15-16 वर्ष की उम्र में हुई तो वो तो बहुत छोटे थे। और यहाँ उस समय यहाँ के बहुत यहाँ भी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई बहुत तेजी से चल रही थी। यहाँ के प्रख्यात नेता थे श्री जदवंश साहब, और जो कि गांधीवादी विचारधारा के थे, और दूसरे गणेश प्रसाद वर्मा जो कि क्रांतिकारी विचारधारा के थे। तो मुख्यतः जो ये दो धुरी थे जो मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेना के युद्ध के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में, तो ये उस समय पिताजी चूंकि छात्र नेता थे तो दोनों को मतलब उन लोगों के दोनों का सानिध्य उनको मिलता था। जिनको जरूरत होता था सब छात्र लोगों को बुलाते थे, पिताजी लोग भी जाते थे उसमें। तो दोनों का सानिध्य पिताजी को प्राप्त हुआ। उस समय तो पिताजी मात्र 15-16 वर्ष के थे। और 1940 में उनकी गिरफ्तारी पहली बार हुई थी, वो जो उसके बाद जिसमें उनको 2 महीने का कारावास हुआ था। और अंग्रेज़ों के खिलाफ वो कहीं पर भाषण दे रहे थे जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद फिर जो है सो बीच में उनकी एक बार और गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन वो उस समय जो है सो जब मैंने कहा कि थाने से ही वो अपना बहुत दुबले पतले थे, उनके हाथ में हथकड़ियाँ लगाई गई तो उसको उन्होंने चुपचाप अपने हाथ से निकाल दिया और चुपचाप खिसक गया वहाँ से। फिर फाइनली उनकी गिरफ्तारी जो है सो 1942 में हुई थी। तो 42 में जब गिरफ्तारी हुई थी तो इस समय वो यहाँ पर डाल्टनगंज में इनावा टोली के पास जो है सो एक मकान में वो अपने साथी क्रांतिकारी साथी के साथ वहाँ पर छिपे हुए थे, कुछ क्रांतिकारियों लोगों के साथ। तो उस समय जो है सो पुलिस को पता चला, उस समय शायद फिशर नाम के कोई सार्जेंट थे वहाँ पर। तो वो उन्होंने उनको जब सूचना मिली तो पूरे घर को उन्होंने घेर लिया और उसके बाद जो है सो रात भर घेरा डाले रहे, लेकिन किसी को भी भीतर घुसने की हिम्मत नहीं हुई। तब फिर बाद में इन लोगों को धमकी दिया गया कि अगर आप नहीं निकलेंगे तो पूरा घर को उड़ा देंगे। तो इन लोगों को आत्मसमर्पण इसलिए करना पड़ गया कि जिस साथी के साथ के यहाँ वो छिपे हुए थे उनकी भाभी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। तो उसके चलते ये लोग वहाँ से मतलब कुछ इस तरह का गतिविधि नहीं कर सकते थे। लेकिन गिरफ्तारी होने के पहले इन्होंने एक काम किया था कि अपना जो भी इनके पास जो हथियार थे या जो कुछ ऑब्जेक्शनेबल पेपर जो सब था वो सब हटवा दिया। फिर गिरफ्तारी हुई इनकी, और गिरफ्तारी होने के बाद इनको करीब 5 साल की सज़ा हुई। और भी लोगों को सज़ा हुई। उस समय अमित कुमार ऋषि इनके साथ पकड़ाए थे, सैयद काज पकड़ाए थे,
और एक और ये कोई 4 आदमी थे, इन लोग 4 आदमी पकड़ाए थे। उसमें चारों को सजा हुई अलग अलग, पिताजी को भी 5 साल की सजा हुई। उस क्रम में वो बहुत सारे जेल में रहे, जसीडीह जेल में रहे, गया जेल में रहे, भागलपुर जेल में रहे, हजारीबाग जेल में। हजारीबाग जेल में जब वो थे तब भी उनका जयप्रकाश नारायण के साथ वहाँ उनकी मतलब के सानिध्य में आया। उस समय वहीं पर कर्पूरी ठाकुर थे, वहीं पर बशावन सिंह थे, वहीं पर बहुत सारे नेता, बड़े बड़े नेता थे जिनके साथ इनका संपर्क हुआ। और उसके बाद तो फिर जो है सो और भी आगे गतिविधियाँ, जैसा कि इसके बाद जैसे आपने पूछा कि वो क्या करते थे जब देश आज़ाद हुआ, तो उसके बाद वही कांग्रेस का काम वो करने लगे और कांग्रेस का काम करने लगे। और उसके बाद बहुत सारा जो यहाँ पर डाल्टनगंज में जो ये लेबर यूनियन था, रिक्शा यूनियन था, सभी तरह के यूनियन में वो कुछ न कुछ थे, मतलब कभी सेक्रेटरी थे, कहीं सचिव थे, कहीं अध्यक्ष थे, कहीं कुछ। तो इस तरह से उन्होंने पूरा मतलब समाज के लिए हमेशा काम किया। ये विनोबा भावे के आंदोलन से जुड़े रहे भूदान में। उसके बाद फिर जो है सो वो भारत सेवक समाज के साथ जुड़े रहे। बाद में ये रिलीफ कमेटी, बिहार रिलीफ कमेटी में जयप्रकाश नारायण के तहत उन्होंने के निर्देशन में उन्होंने काम किया। तो वो हमेशा समाज के लिए हमेशा एक्टिव रहे। मतलब जैसा कि वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते, इतना बिजी रहते थे, सुबह 4 बजे उठते थे, समय से सोना, समय से जगना और दिन भर व्यस्त रहना। बहुत बार ऐसा होता था कि कई दिन तक हम लोग अपने पिताजी को देख नहीं पाते थे। ऐसा था, मतलब उनको उस पूरे मतलब समझिए समाज के लिए, दुनिया के लिए उनके पास समय था, लेकिन हम लोग के लिए समय नहीं था। तो इसका मलाल रहता था क्या कि हम लोगों को समय नहीं दे रहे हैं, दूसरों को समय दे रहे हैं? जी, मेरे पिताजी जितने पढ़े लिखे थे, अगर वो हम लोगों को कभी पढ़ाते बैठाकर तो शायद हम लोगों का कुछ और ही ये रहता। फिर भी एक प्रतिष्ठित जगह पर आप हैं, आप प्रोफेसर के तौर पर रहे जी, तो इसके लिए संतोष होगा। हाँ, तो इसके लिए देखिए मैं जब मैं यंग एज में था तो मैं ज़्यादा खेलने कूदने में मेरा ज़्यादा ध्यान रहता था, उतना मैं पढ़ाई में ध्यान, चूँकि एक तरह से गार्जियनशिप का अभाव था हम लोगों के पास। अच्छा, क्योंकि पिताजी हमेशा बाहर के ये में, तो जो कुछ भी हुआ हम लोग अपने प्रेरणा से या इससे कहिए जो कहिए, पिताजी की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी और बहुत सारे पिताजी से मिलने बहुत सारे लोग आते थे, अफसर लोग भी आते थे। तो उनमें पिताजी उस समय जो है बहुत सारे उन लोगों के साथ जो बातें होती थी तो कभी कभी अंग्रेजी में भी बातें हुआ करती थी। तो वो सब हमको, मैंने जैसा कि कहा कि मैं ज़्यादा उनके नज़दीक रहा, तो मेरी अंग्रेजी शुरू से अच्छी थी, बाकी सब्जेक्ट अच्छा हो चाहे रही हो, तो थोड़ा अंग्रेजी मतलब एक ठीक ठाक मैं लिख लेता था, बोल लेता था। ऐसा नहीं था कि मैं विद्वान था बहुत, लेकिन थोड़ा बहुत लिख लेता था। फिर बाद में जब मैं JLA कॉलेज में गया तो मैं प्रोफेसर S.C. मिश्रा का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने उनके साथ जब मैं आया तो उनकी बातें उन्हें मेरे एक तरह से कही है कि बहुत असर किया मेरे ऊपर। और उनके कहने पर भी मैंने पहले इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए अप्लाई किया था JLA कॉलेज में, लेकिन उनके कहने पर ही मैंने इंग्लिश ऑनर्स लिया। और उसमें उन्होंने सर ने हमको बहुत ही अच्छे तरह से अपने बेटे की तरह उन्होंने हमको प्यार दिया, मार्गदर्शन दिया, और उनके सानिध्य में मैं रहा। और फिर JLA कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स में सिक्योर किया उस समय। फिर बाद में मैंने MA भी इंग्लिश से किया। तो नेचुरली मैं बहुत वेल सेटल्ड तो नहीं था। मैं BN कॉलेज में यहाँ पर प्राध्यापक था, जो कि प्राइवेट कॉलेज है, और बहुत दिनों तक तो यहाँ पर किसी को कुछ वेतन उतन भी नहीं मिलता था। बाद में करीब अब यही था कि बच्चे जब बड़े हो गए, पढ़ने लिखने लगे, तो थोड़ा बहुत एड हम लोगों को गवर्नमेंट से मिल गया, जिसके चलते जो मतलब हम लोगों को बच्चे की पढ़ाई हो गई ढंग से। तो आप ये नहीं कह सकते कि बहुत वेल सेटल्ड हैं या बहुत ये, तब संघर्षपूर्ण रहा हम लोगों का भी जीवन भी, लेकिन फिर भी ठीक है, हमको संतोष है जो भी है ठीक। आपने कहा कि मेरे पिताजी अक्सर बाहर रहा करते थे, दूसरों के लिए समय था, दूसरों में समाज के लिए, माने समाज हित के लिए सोचते थे, करते थे। क्या एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में एक पिता को देखना और इस बात का मलाल होना कि हमारे लिए समय नहीं दे रहे हैं, लायबिलिटी है, क्या ऐसा कुछ होता था आपके मन में? देखिए, थोड़े जब आप पुत्र के रूप में अपने पिता को देखते हैं जी, तो उस तरह की फीलिंग आती है। वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और एक स्वाभाविक चीज़ भी है जी। लेकिन फिर भी हम लोगों को, मेरे पिताजी के बारे में हम लोगों को बहुत गर्व भी होता था। गर्व इसलिए होता था कि जब जहाँ कहीं भी हम लोग जाते थे, जो भी सुनता था कि अरे गंगा का लड़का है,
तो उनकी बाहें फैल जाती थी हम लोगों के लिए कि अरे आओ आप, तो वो हम लोगों को अपने गले लगा लेते थे। बहुत सारे लोग हम लोगों को अपना मानते थे और इस बात का गर्व भी होता था, बहुत गर्व होता था कि भाई मेरे पिताजी इस तरह से हैं, उन्होंने इतना काम किया। बहुत सारे लोग, पिताजी जब रहते थे तो मतलब आपको मतलब तांता लगा रहता था आदमी का। सुबह उठते थे पिताजी, उनकी रूटीन 4 बजे ही उठते थे, नहा धोवा के सब जितना भी था, हम लोग के उठने के पहले वो सब साफ सुथरा करके सफाई कटाई छटाई पौधा उधा करके पूजा पाठ करके मंदिर चले जाते थे। प्रतिदिन मंदिर जाते थे, हनुमान मंदिर, और वहाँ मंदिर में दर्शन करते थे, प्रसाद चढ़ाते थे, और उधर ही से लौटते समय सब्जी लेकर भी चले आते थे। तो वो उनकी प्रक्रिया थी। वो करीब हमको लगता है कि 7 साढ़े 7 बजे तक ये काम सब हो जाता था। और उसके बाद से जो आदमी लोग आने लगता था तो फिर वो पिताजी फिर उन्हीं लोग के साथ व्यस्त रहते थे। कहीं जाना है तो चले गए, कभी पार्टी के काम से, कभी यूनियन के काम से, कभी कुछ। तो पिताजी तो जिंदगी भर जो है ऐसे ही रहे। तो हम लोगों को बहुत गर्व होता था। बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे लोग कहते थे कि आपके पिताजी ने मेरे लिए किया, कुछ लोग कहते थे आपके पिताजी ने मेरे लिए किया। अच्छा लगता था सुनने, आज भी अच्छा लगता है जब पिताजी के बारे में कोई इस तरह की बातें बोलता है तो अच्छा लगता है। एक बेटे के लिए शिकायत है थोड़ी सी कि मेरे पिताजी मुझे देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, साथ चल रहे हैं, ये वो। लेकिन एक स्वतंत्रता सेनानी, एक देश को लेकर के सोचने वाला, एक समाज को लेकर के चलने वाला जो जुनूनियत है, वो अगर किसी में है तो उसके लिए फ़ख्र भी महसूस होता है। बने रहिए हमारे साथ, और भी जानकारियों को हासिल करेंगे। गंगा प्रसाद जी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके बारे में मिलते हैं ब्रेक के बाद दर्शकों। ब्रेक के बाद स्वागत है। हमारी बातें हो रही हैं बहुत ही उम्दा। हम बहुत ही ऊंची, बड़ी और एक विराट शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने देश के लिए जिया। अभी उनके पुत्र से बात हो रही थी। बहुत सारे तथ्यों, बहुत सारी जानकारियों को हमारे साथ इन्होंने साझा किया है। हमारे बगल में गंगा प्रसाद जी के पोते बैठे हुए हैं हमारे बगल में बाईं तरफ। उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे वो क्या अनुभव कर रहे हैं। आपके पिताजी से भी मेरा यही सवाल था पहला। अटपटा लग सकता है। आप किसके पोते हैं, आपको पता है? जी बिल्कुल पता है। और ये एक तरह से मेरा उनके बारे में जो कहने की शुरुआत थी उसका शुरुआत करता है कि मेरे दादाजी वॉज माई फर्स्ट सोशल आइडेंटिटी। जैसे किसी को पता नहीं था कि आदर्श कौन है या कहाँ पढ़ता है या कौन है, बिकॉज आई वॉज वेरी यंग एट दैट एज। तो जब भी व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो आउटसाइड, पीपल यूज्ड टू टेल कि कौन हो तुम, तो पहला चीज़ जो मेरे मुंह से निकलता था वो हम गंगा बहू के पोते हैं। तो इस सोसाइटी में, इस दुनिया में जो मेरा फर्स्ट आइडेंटिटी था वॉज माई बाबा। वी यूज्ड टू कॉल हिम बाबा। तो और इसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा था ये हम लोग को पता चला बाद में। मतलब टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट टाइम हम लोग को तब पता चला व्हेन दादाजी वॉज नो मोर। क्योंकि व्हेन एवर ही वॉज अराउंड ही वॉज वेरी रियल, बहुत ही रियल थे। मतलब उनको रियल लाइफ में देख करके आप पता नहीं कर पाओगे कि वो इतने बड़े इंसान थे। बट जब उनका डेथ हुआ तो जितने सारे लोग आए, जितने सारे पेपर्स में उनके बारे में छपा, एंड जितना स्कूल में, मेरे स्कूल में जितना उनकी चर्चा हुई, दैट मेड मी रियलाइज़ कि हाउ बिग अ मैन ही वॉज। ये सब चीज़ उनके बाद में पता चली। जैसे मैंने बोला कि ही वॉज वेरी रियल। आप रियल लाइफ में उनको देखोगे तो ही यूज़ टू इंस्पायर अस एवरी डे। मतलब हर दिन हम लोगों को लगता था कि हाँ
मतलब दिस इज़ हाउ यू नीड टू लिव योर लाइफ, और मतलब ऐसा डिसिप्लिन फॉलो करते ही करते हैं। तो बचपन में जब आप स्कूल लाइफ में होते हो तो डिसिप्लिन आपके लाइफ से ज़्यादा दूर नहीं रहता है, आप मतलब एक रूटीन से बंधे हुए रहते हो, सब कुछ सारे काम करते रहते हो। बट जब एक बार स्कूल कॉलेज ख़त्म हो जाता है एंड देन व्हेन यू आर ऑन योर ओन, तब डिसिप्लिन से नाता धीरे धीरे दूर होता जाता है। तब हमारे एज में आकर के अभी जब मैं काम कर रहा हूँ तो डिसिप्लिन फॉलो करना काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए, पर्सनल मेरा एक स्ट्रगल यही है। बट उस एज में 82-83 के एज में बाबा यूज़ टू वेक अप अर्ली, और सुबह 3 बजे उठ करके अपना सारा काम कर लेना, अपने से नहा वहाँ करके रेडी हो करके एक राउंड मंदिर से ये प्रसाद वसाद चढ़ा करके आ जाना, ये सब उनका था उस एज में। और अभी के लाइफस्टाइल में मतलब अभी राइट नाउ आप देखेंगे कि जितने लोग काम कर रहे हैं अभी से उन लोगों को बहुत सारी बीमारियां होने शुरू हो गई हैं, बिकॉज वो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते और वो सब। बट वो उस टाइम तक भी मतलब उनका लाइफस्टाइल इतना हेल्दी था कि ही मतलब जहाँ तक मेरे को याद है वो यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स लोगों के लिए मतलब अक्सर दिल्ली जाया करते थे। अच्छा। स्वतंत्रता सेनानी संगठन के अध्यक्ष थे। अच्छा। यहाँ स्वतंत्रता पलामू जिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन के अध्यक्ष थे, और पलामू जिला झारखंड राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन के उपाध्यक्ष थे, और ऑल इंडिया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन के भी वो उपाध्यक्ष थे। हाँ, तो इसके लिए वो अक्सर दिल्ली जाया करते थे। और एट दैट एज कोई केपेबल नहीं था, मतलब नॉट टू मीन डिसरेस्पेक्टफुल टू अदर्स, बट वो सबसे ज़्यादा केपेबल थे एंड वो एक्टिव रहते थे। हाँ, वो अक्सर दिल्ली जाते रहते थे एंड ऑल अलोन। एक बार मेरे को याद है आई वॉज इन 3rd और 4th स्टैंडर्ड, तब वो ट्रेन से जा रहे थे और ट्रेन की खिड़की उनके हाथ पर गिर गई। अच्छा, शायद तो उस एज में, और उनका उंगली एक तरह से लटक गया था। अच्छा। तो वो उसको पकड़ के ऐसे ही बैठे रहे टिल द टाइम नेक्स्ट स्टेशन केम, और उसके बाद फिर वहीं पे उनका वो जो बैंडेज पट्टी वगैरह हुआ। तो इस बात को फैदम करना ही बहुत मुश्किल है कि उस एज में आपका मतलब उस अमाउंट ऑफ पेन को बेयर करना बिना कोई फर्स किए हुए कहीं पर भी, और घर आकर के नॉर्मली एक उस तरह से बताना कि हाँ ये ऐसे ऐसे हो गया था। किसी को कॉल नहीं किया उस समय तक, आई थिंक सेल फोन्स आ गए थे, वो चाहते तो फ़ोन कर सकते थे बट वो फ़ोन नहीं किए। तो इस तरह का मतलब इतने बड़े इंसान थे कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो कितने बड़े इंसान थे। मतलब ये एक मतलब मापदंड होना चाहिए। एक होता है कि कुछ लोग जैसे बड़े हुए ना तो आपको वो दिखाना शुरू कर देंगे कि वो कितने बड़े हुए, बट आपको उनके साथ रह के पता नहीं चलेगा। थे पिताजी कि कोई आदमी अगर उनसे मिलने आता था और अगर वो गमछा पहन के घर में है तो कपड़ा बदलने का भी ये नहीं था, वैसे ही निकल जाते थे। आप किसी बड़े आदमी के यहाँ जाइए, आपको आधा घंटा 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन पिताजी से जो मिलने आते थे तो जो भी आया जैसे भी आया, पिताजी थोड़ा सा भी लेट नहीं करते थे। मतलब अगर जो गमछा पहने हुए हैं, लुंगी पहने हुए हैं, जो भी है, उघारे दे भी है, सब बदन भी है, कोई कपड़ा ऊपर से नहीं, वैसे ही निकल जाते हैं। हाँ बोलिए क्या बात है। तो इस तरह के वो इंसान थे, उनके अंदर दिखावा नाम का कोई चीज़ नहीं था। और इसके अलावा उनका सेल्फ मतलब पर्सनल अग्रेंडाइजमेंट, यानी जो अपने आप के बढ़ा चढ़ा के बात पेश करता है, उस तरह का कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा भी दिखावा नहीं करते थे और ना अपने बारे में कभी बहुत ज़्यादा बात करते थे। हम लोग जो भी बातें आपको बता रहे हैं सब हम लोग दूसरे से सुना हुआ, अपने घर में लोगों से सुना हुआ, अपने रिश्तेदारों से सुने हुए, अपने गाँव घर में लोगों के द्वारा सुने गए बातों को मैं बता रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा आदर्श रंजन नाम हुआ। आदर्श रंजन। हाँ। आप अपने जीवन में किसे आदर्श मानते हैं अगर मैं कहूँ? देखिए मेरा मानना है कि एक आदमी आदर्श नहीं हो सकता, हर पहलू के लिए अलग अलग आदर्श होते हैं। बट जो मॉडेस्टी में आदर्श होता है या टू द अमाउंट ऑफ सर्विंग जो सोसाइटी के लिए है, उसमें ऑब्वियसली दादाजी को मानते हैं। एंड एक होता है कामली अपने परिवार के लिए स्ट्रगल करना और मतलब टू गिव एवरीथिंग टू देम दैट यू वांट, उसके लिए मैं अपने पिताजी को मानता हूँ। आपको मतलब एक सीधा सा सवाल, एक स्वतंत्रता सेनानी, इसका गर्व तो होता है आपको, नो डाउट। आज आप समाज में जाने जाते हैं कि उनके पोते हैं आप, उनके पुत्र हैं आप, तो इसका तो एक लाभ मिलता है कि एक छवि बनती है, समाज में एक छवि जाती है छन करके कि हाँ इस घराने से आते हैं। पढ़ाई के दौरान या आगे आने वाले ये में आप कैसे अपने आप को स्थापित करना चाहिएगा, बाबा जो आपके हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जबकि वो स्वतंत्रता सेनानी है?
स्वतंत्रता सेनानी से लाभ जो है, तो जैसा पापा ने कहा, हम लोग उससे थोड़ा दूर ही रहते हैं. वी डोंट वांट टू इनकैश दैट नेम फॉर आवर पर्सनल बेनिफिट. लेकिन जहाँ कहीं वो प्राइड तो हमेशा रहेगा. जहाँ कहीं पे आज भी जो लोग पुराने यहाँ के वाशिंदे जब भी उनसे मिलते हैं और अगर गलती से आप बता दें कि आप गंगा बाबू के पोते हैं, तो जैसा डैडी ने कहा, वो लोग पूरा हाथ खोल के आपको ये मतलब वेलकम करते हैं उस तरह का. और ये है कि एक स्वतंत्रता सेनानी का ब्लड हम लोग के अंदर है, तो इसीलिए वी आर वेरी अटैच्ड टू द मॉरल वैल्यूज़ जिसका वो मतलब वो ये प्रीच करते थे. लेकिन उसके साथ साथ पॉलिटिक्स और ये जो ये होता है आज तो बहुत चेंज हो गया है, एंड दैट इज़ व्हाई वी कीप आवरसेल्व्स अवे फ्रॉम इट. आप जैसे आप अपने दादाजी को देखते हैं एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, और आज का परिवेश, आज का सामाजिक परिवेश, देश स्तरीय परिवेश, तो एक उसको आप यंग जनरेशन कैसा महसूस करते हैं? क्या कुछ मतलब कहना चाहिएगा उसके बारे में? मेरा तो काफ़ी डीप थिंकिंग है ये सब पे, बट फिर भी जैसा कि हम मतलब दादाजी जो थे, ही वॉज ऑल अबाउट मतलब यूनिटी. वो लोग जो कॉमन स्ट्रगल्स देखे थे, ऐसा है कि इंडिया तो बहुत ही डाइवर्स नेशन है और हम लोगों को एक चीज़ यूनाइट करके रखता था, वो था हमारा कॉमन स्ट्रगल जो हमने पास्ट में किया था. बट सिंस वो मेमोरी अभी लॉस्ट हो गया है, तो दैट इज़ वाई ये सब जो भी अभी पॉलिटिक्स चल रहा है वो चल रहा है. तो मेरा ये मानना है कि इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप वो चीज़ याद रखो कि क्या चीज़ से हम गुजरे थे, और आज इंडिया इंडिया बना है बिकॉज फॉर दैट मतलब वो जो कुछ डिकेड्स था उसके बीच में हम लोगों ने अपने बीच के डिफरेंसेस को भुलाया था. नहीं तो उससे पहले भी डिवाइड एंड रूल चल रहा था. तो थोड़ा सा हम लोगों को इंडिया एज अ मतलब होल देखना पड़ेगा, तब जा कर के ये होगा. और सोसाइटी में क्या है, बस यही है कि अपना काम करते रहिए और एक दूसरे को मतलब ब्रदरहुड से देखिए और नॉर्मल अपना बस काम करते रहिए. हम अमृत महोत्सव जो चल रहा है आज़ादी का, उस कालखंड में गंगा प्रसाद जी को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जानने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, और अभी के समय में या आने वाले समय में हम मार्गदर्शन पाना चाहते हैं उनकी जीवनी से, उनके जो रोचक तथ्य हैं उनके जीवन में, उससे आज के संदर्भों में आप क्या कहेंगे कि कैसे आप देख रहे हैं आज के संदर्भों को अपने पिताजी के ये में दृष्टिकोण से, अपने पिताजी के जीवनी के दृष्टिकोण से? देखिए, पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो वैल्यूज़ थे वो तो ये था कि भाई किस तरह से हम लोग जो है सो भारत का निर्माण करें एक स्वतंत्र देश के रूप में, एक आत्मनिर्भर देश के रूप में. और उस समय की जो परिस्थितियां थी, जो गरीबी था, जो शिक्षा थी, या आपने जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा अगर जो है सो भारत को किसी ने नुकसान किया था, शोषण किया था सबसे ज़्यादा, जैसे मुग़ल आए यहाँ पर, तो मुग़ल यहाँ पर शासन किए, लेकिन वो यहीं के होके रह गए. अंग्रेज़ों ने जो शासन किया तो उन्होंने दोहन किया, वो सबसे ज़्यादा हमारी संपत्तियों का उन्होंने दोहन किया, हमारे रिसोर्सेज का उन्होंने दोहन किया, सब कुछ ले गए अपने यहाँ, और वहाँ उन लोग खुद अमीर बन गए. हम लोग को ऐसा किया कि हम लोग हमारे यहाँ हमारे जो उद्योग धंधे थे, हमारा जो व्यापार था, सब कुछ को उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया, कुछ भी नहीं था. मतलब उस समय तो सबसे बड़ी समस्या थी कि कैसे पुनर्निर्माण हो, कैसे सोसाइटी फिर से भारत जो है सो अपने पैरों पर खड़ा हो. उसी समय हम लोगों के साथ जैसा देश आज़ाद हुआ तो हम लोगों को तुरंत युद्ध भी हम लोगों के ऊपर थोपा गया. डिवाइड एंड रूल के चलते भारत दो टुकड़े में बट गया, पाकिस्तान और उसके बाद फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, फिर चाइना के साथ युद्ध हुआ. तो भारत में बहुत ही गरीबी थी, बहुत ज़्यादा ये था, कुछ नहीं था, संसाधन नहीं था. तो सभी संसाधन का उसके लिए उस समय लोग संघर्ष कर रहे थे, और बाद में भी लोग संघर्ष करते रहे, समाज के को देने का हमेशा कुछ न कुछ काम किया. अभी के पॉलिटिक्स में क्या है कि जो है सो मोरल वैल्यूज़ ख़त्म हो गए हैं, और सब कुछ जो है सो मतलब अब पॉलिटिक्स भी बहुत कुछ बदल गया है. पहले के लोग जिस वैल्यू के लिए पॉलिटिक्स सेवा के लिए किया जाता था,
और अब जो पॉलिटिक्स हो रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से आप किन प्रकार ने उन लोगों को सत्ता चाहिए, चाहे कोई भी हो, कि कोई भी पार्टी हो। मैं राजनीति से मैंने अपने आप को बहुत दूर रखा। मेरे पिताजी भी चाहते थे कि हम लोग राजनीति में नहीं आए, क्योंकि पिताजी कहते थे कि राजनीति अच्छी चीज़ नहीं है। लास्ट में कोई भी आदमी जो है सो अंत में पिताजी को ये महसूस होने लगा था, या उनके पीढ़ी के सारे लोगों को महसूस होने लगा था कि वो राजनीति में वो बात रह नहीं गई है। तो अब जो राजनीति हो रही है, देख रहे हैं आप कितना खतरनाक राजनीति हो रही है चारों तरफ। चाहे वो किसी भी तरह का कोई, किसी भी नेता की इंटीग्रिटी अब उस तरह की पहले जैसी रह नहीं गई है कि आप किसको फॉलो कीजिएगा। बहुत कम लोग हैं जो और जनता के सामने लोक लुभावन नारे देकर वो आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब सब सत्ता में वे आ जाते हैं तो बदल जाता है। आप जब दूर से पॉलिटिक्स अच्छा लगता है, बहुत ग्लैमरस लगता है, लेकिन जब हम तो चूँकि मैंने आपको कहा कि पिताजी जब जिंदा थे तो मतलब ये एक तरह से राजनीति का ये केंद्र था हमारा घर, और बहुत तरह की बातें हुआ करती थी और उसको मैंने अपने कानों से सुना है। मैंने इसी घर में जो है सो बड़े बड़े हस्तियों का स्वागत किया है। हमारे घर में बड़े बड़े नेता आए हैं जिनका खुद मैंने जो है सो अवगत किया, उनको चाय पिलाया है, उनको नाश्ता कराया है। बड़ी बड़ी विभूतियाँ आई हैं जिनसे हम लोग रूबरू हुए हैं। हम लोग जयप्रकाश नारायण को अपनी आंखों से देखा, विनोबा भावे को अपनी आंखों से देखा। हम लोग छोटे छोटे थे, बच्चे थे, लेकिन देखा तो कम से कम। और हमारे यहाँ बड़े बड़े कांग्रेस के नेता भी लोग भी आते थे। जगन्नाथ मिश्रा चीफ मिनिस्टर आए, केदार पांडे आए, और रामाश्रय प्रसाद सिंह आए, भागवत झा आजाद, बहुत सारे नेता हमारे इसी घर में हम लोगों ने भीतर अपने घर के आंगन में, ढाबे में उन लोगों को खाना खिलाया। सब कुछ हम लोगों ने देखा किस तरह से वे लोग संघर्ष करते थे या किस तरह से उन लोगों का सोच था। आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। आप किसी से आप मिलने जाइए, मैंने कहा कि मेरे पिताजी किसी का भी काम तुरंत अपने से खुद मेहनत करके, आज कोई आप किसी नेता के पास आपको काम हो, पहले वो कहेगा कि पहले तो आपको इंतज़ार कराएगा, फिर उसके बाद फिर आपको कहेगा यहाँ आइए वहाँ आइए। इस तरह का बहुत मतलब इतना ज़्यादा जो है सो ये है कि अब आदमी सोचता है कि हम किसी नेता के पास क्यों जाए, जो होगा खुद जो होगा। अरे आजकल सब जगह जो है सो कोई कहीं भी कोई काम बिना सोर्स पैरवी का, बिना घूस दिए होता नहीं है। ये तो सब कोई जानता है। तो लोग सोचता है कि चलो मेरा 2-4 पैसा खर्चा होगा, मेरा काम तो बन जाएगा। आप नेता के पीछे घूमते रहिए, पता नहीं कितना दिन घूमता है, कितना खर्च हो जाएगा। उससे अच्छा कि चलो कुछ काम ही करा लो। तो इस तरह की बातें आज समाज में हो गई हैं। कोई भी आदमी मैं कॉलेज में काम किया तो कॉलेज में भी मैंने देखा कि आपका एक साधारण सा काम है जो कि मतलब एकदम तुरंत हो जाना चाहिए, तत्काल हो जाना चाहिए, उसके लिए भी आपको इंतज़ार कराया जाता है। घुमा फिरा कर वही बात है कि आप हमको खुश कीजिए तो आपका काम हो जाएगा। इस तरह की बातें हुई हैं और कोई भी इसमें अछूता नहीं है। मैंने देखा नेता भी अछूते नहीं हैं, अब अफसर भी अछूते नहीं हैं, सब लोग इसी तरह से हैं। समाज में इस तरह की बातें हो गई हैं। तो जो लोग आज सीधे साधे लोग हैं, ईमानदार लोग, वो हाशिए पर पड़े हुए हैं। और आप कहीं भी देख लीजिए, इसी का कारण है कि कहीं पर भी जो भी लोग काम कर रहे हैं वो रिजल्ट वो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट देने का उनके पास मादा ही नहीं। आप सरकारी स्कूल का ही देख लीजिए, सभी जगह क्या स्थिति है, किस तरह की बातें हो रही है। सरकारी कॉलेज में देख लीजिए, कहीं पढ़ाई नहीं होती है, कहीं कुछ नहीं होता। उसमें भी मापदंड दोहरा। जो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट कॉलेज की तो सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है। जिस तरह से, जैसे मैंने BN कॉलेज में मैं काम करता रहा, तो BN कॉलेज में जो है सो सरकार हर साल कहती है आप एक क्राइटेरिया पूरा करो, आप वो क्राइटेरिया पूरा करो, आप इतना बिल्डिंग बनाओ, आप इतना कमरा बनाओ और वे ये संसाधन जमा करो, और सब के बाद तब हम तुमको ये सर्वेक्षण करेंगे, तब निरीक्षण करेंगे, तब उसके बाद मापदंड स्थापित होगा, तब आपको एड भी ला जाए। इस तरह से करते करते समझिए कि पूरी उम्र हम लोगों की चली गई, लेकिन जो है सो वेतन हम लोगों को नहीं मिला। मिला क्या? एड मिला। एड में भी क्या, उसमें भी कई तरह के शर्त लगा देंगे। सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट जो अभी इंटरमीडिएट कॉलेज या दूसरे कॉलेज जो भी कॉलेजेस हैं, उनको जो पैसा मिल रहा है तो वो उनको क्या कर दिया सरकार, देखिए कितनी खराब नीति है कि आपको इतना लड़का आपके पास होना चाहिए, तब आपको जो है सो आपको एड मिलेगा। अब पहले ही से जिस आदमी को वेतन नहीं मिल रहा, किसी सरकारी अफसर को 2 साल वेतन मत दीजिए, और उसके बाद देखिए उसकी क्या हालत हो जाती है। और जो प्राइवेट कॉलेज है या जिस तरह की संस्थाएं हैं, उसको जब आप पूरा ज़िंदगी उसको पैसा नहीं दिए और अंत में जब पैसा देते हैं तो कहते हैं कि जो है सो आप विद्यार्थियों की संख्या पर आपको देंगे, तो विद्यार्थी भी आज इस बात को जानता है। वो आता है, वो जानता है कि हमको कॉलेज में ना तो हमको दंड देगा, न कॉलेज में से हमको निकालेगा, और न कोई हमारे खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा, क्योंकि वही सोर्स ऑफ रिवेन्यू है।
तो उसी से जो पैसा मिलता है, तो जो भी 2000, 4000, 5000 जो भी वेतन जो शिक्षक को देते हैं वो उसी से मिलता है। वो भी नहीं मिलेगा अगर लड़के लोग आपके यहाँ नहीं आए। तो कितनी मजबूरी है, कितना है। आप एक तरफ तो सरकारी स्कूल को या कॉलेज को इतना इतना पैसा देते हो, वो क्या रिजल्ट देते हैं? वो भी तो वही करते हैं। आप देखिएगा कि जो है सो परीक्षा, आप जब परीक्षा जो भी हो रही है, कोई भी परीक्षा कदाचार मुक्त नहीं है। और उसमें जो है सो अगर कोई शिक्षक कड़ाई करता है तो उसको समझिए कि वो एक तरह से ईमानदारी दिखलाता है, तो दूसरे लोग उसको लाइक नहीं करते हैं। अफसर तक बोलते हैं कि लड़कों को पास कर दीजिए, लड़कों को जो है सो वो क्योंकि अपना पीठ थपथपाना चाहते हैं कि इतना अच्छा रिजल्ट हो गया। तो क्वालिटी आज शिक्षा का वो नहीं रह गया। आप किसी भी क्षेत्र के जीवन में किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको जो है सो इसी तरह की बातें होंगी। मैं ये नहीं कहता कि आदमी को अपना काम करना चाहिए, हमेशा अच्छा काम करना चाहिए, अपनी ईमानदारी से काम करना चाहिए। मैं ईमानदारी से अपना काम करता रहा, मेहनत करता रहा, तो मेरा जीवन कम से कम जो है सो निर्वहन हो गया और सम्मानपूर्वक निर्वहन हुआ। मुझको आज तक किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो वो मैंने अपने मेहनत से किया। लेकिन आप समझिए कि जो वहाँ मेरा बेस था, वहाँ हमको 26 साल तक वेतन नहीं मिला। तो आप सोच सकते हैं कि जो है सो क्या स्थिति रही होगी। 8 साल में जो हमको मिला वो क्या मिला? वो मिला हम लोगों को ये एड, सरकारी एड। वो भी कभी बराबर नहीं, कभी कुछ, मतलब एक रूपता उसमें नहीं थी। समय पर आपको पैसा मिल जाए ऐसा भी नहीं था। उसके लिए भी आपको हर साल आपको संघर्ष करना पड़ता है, हर साल धरना पड़ता है। मंत्री के पीछे भागो, नेता के पीछे भागो। तो इस तरह की बातें आज समाज में आप कहीं पर भी आप जाइए, एक तरफ सरकारी जो पद पर जो बैठे हुए हैं, जो सरकारी नौकरी में हैं, उनके लिए कोई लिमिट नहीं है। और जो लोग दूसरे तरफ जो प्राइवेट में काम कर रहे हैं या दूसरे सोर्सेज में काम कर रहे हैं, उनको सिर्फ परेशानी। जो आम जनता जो है, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए बहुत परेशानी है। और ये इसको सब लोगों को मिलजुल के करना चाहिए। और राजनीति तो जो है, राजनीति तो बदलने वाली नहीं, चाहे राजनीति किसी पार्टी की हो, राजनीति तो वही रहेगी। क्योंकि राजनीति में उनका मूल उद्देश्य है कि जो है सो राजनीति में कोई साधु सन्यासी नहीं होता है, सब कोई जो है सो सत्ता ही के लिए संघर्ष करता है, चाहे वो ए पार्टी हो चाहे वो ओ पार्टी हो। तो उसका स्वरूप बदलने वाला नहीं है। लेकिन अगर हम चाहे, समाज को चाहे, तो हम अपने ढंग से बदल सकते हैं। अगर हर आदमी ईमानदार कोशिश करे और हर आदमी ये सोच ले कि हमको जो है सो अपना काम ईमानदारी से करना है और कराना भी है। अगर समाज में एकजुटता रहेगी, समाज में जागरूकता रहेगी, तो हम लोग इस काम को कर सकते हैं। दर्शकों, स्वतंत्रता के मूल्य कायम रहने चाहिए। हमारी बातचीत हो रही थी गंगा प्रसाद, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनके पुत्र और उनके पौत्र से। आपने समय दिया, बहुमूल्य बातों को हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझको बोलने का अवसर दिया। आप मेरे लिए बहुत ही सम्माननीय अतिथि हैं। आप मेरे पिताजी के बारे में जो है सो इस तरह की बातें आप जो है सो जानने के लिए आए और आप इसका प्रसारण करेंगे, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच। क्लाउडवेव चैनल के माध्यम से हमारी कोशिश है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर हम साझा करेंगे उन महान वीर क्रांतिकारियों की जीवनी, जिनके संघर्ष की कहानी नहीं है किसी की जुबानी, और देश भर में उन वीर सपूतों की बलिदानी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद करेंगे और जन जन तक उनकी कहानी पहुंचाएंगे। जय हिंद।